हरिओम। आज हम सर्वांगासन के विषय में बताएंगे। सर्वांगासन कैसे करना है, उसकी क्या तकनीक है और किन किन बातों की सावधानियां रखना है और उसके क्या लाभ हैं। आइए सर्वप्रथम सर्वांगासन कैसे करते हैं पहले हम समझ लें, फिर प्रैक्टिकल करके बताएंगे। सर्वांगासन में हम सर्वप्रथम सीधे लेट जाएंगे फर्श पर, पैरों को सीधा रखेंगे, हाथों को भुजाओं को बगल में रखेंगे और धीरे धीरे हम पैरों को ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाकर लंबवत 90 डिग्री पर ले जाएंगे। फिर धीरे धीरे नितंब को, मेरुदंड को ऊपर उठाना शुरू करेंगे। लेकिन जैसे हम ऊपर उठाएंगे तो हम अपने हथेलियों का सपोर्ट ले लें, हथेलियों के सहारे से कमर में लगाएं, मेरुदंड से दूर रखते हुए पसलियों के पास, पसलियों उनको ऊपर हथेलियों से धीरे धीरे, ये प्रारंभ में इसकी आवश्यकता पड़ेगी और आराम से इसको ऊपर ले जाएं और धीरे भुजाओं पर शरीर भुजाओं पर आ जाएगा और गर्दन और सिर के पृष्ठभाग पर, गर्दन का पिछला भाग पृष्ठभाग पर पूरा धड़ ऊपर आ जाएगा। इसको करके देखते हैं। पैरों को सीधा रखते हुए अब धीरे धीरे हथेलियों को फर्श पर रखें, दोनों साइड में धीरे धीरे पैरों को ऊपर लाएं। अब यथासंभव बिना हाथों के सहारे ऊपर ले उठाएं। अब हाथों का सहारा ले लें, धीरे धीरे इस प्रकार ये भुजा, जो शोल्डर्स हैं और गर्दन का पृष्ठभाग है, सिर के पृष्ठभाग पर यह धड़ आ गया है। जितना संभव इस प्रकार पैर, नितंब और चेस्ट, छाती, ये सब एक सीध में आ जाएंगे और शोल्डर, गर्दन तथा सिर के पृष्ठभाग पर यह धड़ संतुलित रहेगा। प्रारंभ में कुछ समय तक 10-15 सेकंड ही अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे जब अभ्यास अच्छा हो जाए तो 1-2 मिनट तक ले प्रयास करना चाहिए। अब इसको जब वापस आएंगे तो धीरे धीरे थोड़ा सा पैरों को पीछे की ओर लाते हुए मेरुदंड को थोड़ा नीचे लाएं। अब दोनों हाथों को हथेलियों को फर्श पर रख लें और धीरे धीरे एक एक कशेरुका को, मेरुदंड की कशेरुका को धीरे धीरे लाना। अब नितंब भी अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाएंगे अपने स्थान पर और धीरे धीरे पैरों को भी लंबवत रखते हुए फर्श पर ले आए। इस प्रकार यह एक प्रक्रिया हुई। इसको एक बार ही करना है पूरे आसन की प्रक्रिया में। बस इसके समय को धीरे धीरे अभ्यास करके समय बढ़ाना है। इसको करने के पश्चात शवासन में कुछ समय विश्राम करें। साथ में आप कोणासन भी कर सकते हैं, अर्थात इसी प्रकार सीधा पैरों को सीधा रखते हुए, हाथों को बगल में रखते हुए हथेलियों को फर्श पर कर लें और गर्दन को पीछे की ओर मोड़ दें। कुछ क्षण इसमें रहे और दोनों हाथों को गले पर छोड़ें, गले छाती पर और उधर तक फेर सकते हैं। धीरे से गर्दन को सीधा कर दें। इससे क्या होता है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारे जो दबाव पड़ता है गर्दन पर, वो थोड़ी चूंकि चेस्ट से लग जाती है, तो जो प्रेशर होता है तो हम कोणासन करते हैं तो इससे हमारा संतुलन बन जाता है। अब इस आसन को इन्हें नहीं करना है, यह भी जानना आवश्यक है। जो गले की गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो वो ना करें। स्लिप डिस्क
जो कहीं खिंचाव हो जाता है शरीर में, किसी प्रकार का कमर में रहता है, ज़्यादा पीड़ित हैं, उन्हें नहीं करना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्थिति में ना करें। हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, गंभीर समस्या है हार्ट से संबंधित, वो भी इसको अवॉइड करें। और मासिक धर्म, महिलाओं जो मासिक धर्म की स्थिति में है वो उस समय न करें। गर्भावस्था के अंतिम दिनों में भी इस आसन को नहीं करना चाहिए। और किसी विशेष परिस्थिति में चिकित्सक या योग विशेषज्ञ से परामर्श लेकर ही इसका अभ्यास करना चाहिए। अब जिनको आंखों की गंभीर कोई रोग है या जिनके रक्त तंत्रिकाएं बहुत वीक है, कमजोर है आंखों की, तो वो भी ना करें। हालांकि इस आसन करने से आंख, कान, गले पुष्ट होते हैं, मजबूत होते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में गंभीर डिजीज हो, गंभीर परिस्थिति हो, आंख कान रोग से संबंधित, वो भी ना करें। मुझे बहुत चक्कर आते हैं, वो भी इसको अवॉइड करें और विशेष मार्गदर्शन में ही इसका अभ्यास करना चाहिए। अब इसके जो एक नहीं कई लाभ हैं। एक तो हमारे गले थोड़ी का दबाव पड़ता है, गड्ढे पर, गले पर, छाती पर, तो इससे तंत्रिकाएं सुदृढ़ होती हैं और गले से होती हुई जो तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक जाती हैं वो तंत्रिकाएं परिपुष्ट होती हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क से लेकर शरीर तक उसका अच्छा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। पैर, पेट और हमारे जो जननांग हैं उनका जो जहाँ रक्त की रुकावट होती है, अवरोध होता है, उसको वह दूर करता है और उस रक्त अवरोध को अवरोध को हटाकर नया ब्लड का संचालन करता है और इससे हमारे अंग परिपुष्ट होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन से निश्चित रूप से हमारे जो दबी हुई बीमारी या किसी प्रकार से कोई चीज़ हमें नुकसान पहुंचाती है, उसको ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने से, रक्त संचार ठीक होने से हमारी वो बीमारी दूर होती है। इससे धमनियाँ, लीवर, इनका भी इम्प्रूवमेंट होता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ये मजबूत होते हैं, परिपुष्ट होते हैं। पाचन तंत्र भी सुदृढ़ होता है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसमें इम्यूनिटी सिस्टम है, उसमें भी बहुत सुधार होता है। इस प्रकार इसके कई लाभ हैं। इसके लाभ प्राप्त करने के लिए हमें इसका नियमित अभ्यास सावधानीपूर्वक करना चाहिए। धन्यवाद।